बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2 घंटे तक इमरान खान का मिन्नत तरला इस हद तक फ़ायदेमंद हुआ कि DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन उसकी मर्ज़ी की तारीख से हुआ, लेकिन ये मर्ज़ी की तारीख वो है जो उसका आखिरी ऑप्शन था। यानी इससे पहले वो 6 महीने और उससे पहले तो वो ये तबादले पर तैयार ही नहीं था। उसका मुतालबा था कि जब तक अफ़गान मसला हल नहीं होता उस वक्त तक जनरल फैज़ हमीद को बरकरार रखा जाए। फिर बाद में 6 महीने की मुद्दत कर दी गई और इस दौरान जो ज़राए के हवाले से और बड़े मुस्तनद ज़राए जो फ़ौज के बहुत करीब समझे जाते हैं, ये इत्तला आती रही कि कुछ भी हो जाए 28 अक्टूबर से मामला आगे नहीं जाएगा। लेकिन सऊदी अरब से वापसी पर जनरल बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब इमरान खान से मिले। ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही और इसमें ज़ाहिर है कि मामला ये नहीं था कि आप नोटिफिकेशन करें, बल्कि मामला ये था कि इमरान खान का जो इसरार था कि ये कम से कम नवंबर तक की तारीख तो दी जाए, तो उस पर फिर ये 2 घंटे का मिन्नत तरला काम आ गया और बज़ाहिर फ़ौज एक कदम पीछे हट गई। लेकिन बुनियादी चीज़ जो थी कि जनरल फैज़ हमीद का तबादला, जिस पर इमरान खान राज़ी नहीं हो रहा था और उसके रूहानी हल्के भी राज़ी नहीं हो रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ और नवंबर तक की तारीख दे दी गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि फ़ौज को एक कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये इमरान खान की पसपाई और इमरान खान की मायूसी, उसकी शिकस्ता असाब के पेश नज़र ये मंजरनामा जो बन रहा है वो यही है कि ये जो मोहलत मिली है 24 दिनों की इमरान खान को, ये इमरान खान इसमें चालाकी ज़रूर करेगा, क्योंकि PTI के हल्के ये बताना शुरू हो गए हैं कि इन 24 दिनों में इमरान खान बड़े चौंका देने वाले फ़ैसले करेगा। और ज़ाहिर है चौंका देने वाले फ़ैसले का ताल्लुक महंगाई से तो नहीं है जो दिन ब दिन बढ़ रही है, और कल भी इन्होंने बिजली का रेट बढ़ाने का फ़ैसला किया है, जिसके अलावा यकम से पेट्रोल भी बढ़ाने का फ़ैसला किया है। और कल ही एक रिपोर्ट शाया हुई है कि महंगाई का 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया और तकरीबन हर चीज़ दुगनी महंगी हो गई है। कुछ चीज़ें 1.5 गुना महंगी हुई हैं और कुछ चीज़ें 80% महंगी हुई हैं, यानी दुगने से कुछ ही कम। लेकिन एवरेज महंगाई जो है वो दुगनी हो गई है, यानी जिसका खर्चा 40,000 रुपये का था उसका खर्चा अब 70 से 80,000 रुपये तक का हो रहा है, जबकि आमदनी नहीं बढ़ी बल्कि आमदनी कम हुई है। और इसी वजह से अब एहतजाजों का और हड़तालों का सिलसिला भी चल निकला है, जिसकी वजह से मुल्क में एक नए अदम इस्तेहकाम का ख़तरा है। तो नाज़रीन, चालाकी क्या हो सकती है? ज़ाहिर है चालाकी यही है, जो PTI के अंदाज़ जो बताते हैं इनके कुछ करीब लोगों के, ज़्यादातर PTI के लोग तो मायूस और परेशान हैं। ख़ास तौर पर इनके अरकान असम्बली, उनको समझ में नहीं आ रही कि अब उनका क्या बनेगा और उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जो डाई हार्ड किस्म के लोग हैं, जो PTI के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नज़दीक हैं, वो ये कह रहे हैं, यानी उनकी बातों से ये तासुर मिल रहा है कि इस दौरान इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे और अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ करेंगे, ताकि अगले 5 साल भी इनको मिल सकें। क्योंकि इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है, इनका कहना है कि जब जनरल फैज़ 24 दिनों तक मौजूद रहेंगे तो इन्हें ISI की तरफ से कोई ख़तरा नहीं होगा, और इस दौरान ये फ़ौज में भी तकर्रियाँ कर देंगे और उसके बाद फिर जनरल फैज़ साहब को प्रमोट करके आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा। ये इनकी प्लानिंग जो बता रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये प्लानिंग इनकी हो नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त जो बज़ाहिर मालूम हो रहा है, जिस तरह के सऊदी अरब का दौरा भी इनका नाकाम हुआ है और आप तक ये इत्तला पहुंच चुकी होगी कि इन्होंने सऊदी वली अहद से 1 टू 1 मुलाकात के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया बल्कि इनकार किया गया। जिसके बाद फिर इन्होंने बहरीन के वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी और मजमूई तौर पर ये दौरा सऊदी अरब का 100% नाकाम था। क्योंकि अगरचे ये दौरा, वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है माहौलियाती, उसके सिलसिले में था, लेकिन इमरान खान का मकसद ये था कि सऊदी अरब से कुछ मामला तय करके फ़ौज के साथ मामला तय कर लिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहा और वो चीज़ तय नहीं हो सकी। तो अब इमरान खान का जो मूड है वो ये नहीं है जिस तरह की PTI के तासुर दे रहे हैं कि अगले 5 साल भी पक्के और आर्मी चीफ भी हमारा और ISI के चीफ भी हमारा। इस तरह की सोच अब प्रैक्टिकल नहीं रही है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनके ख़िलाफ़ चली गई है बात। अब इमरान खान की सोच ये है कि वो कोई ऐसा काम करें और जिसमें ज़ाहिर है बरतरफी का इक़दाम भी हो सकता है। ऐसा इक़दाम करें जिसके नतीजे में इनकी हुकूमत की बसात ही ना लपेट दी जाए, बल्कि मार्शल लॉ भी लगा दिया जाए, जिसकी तरफ मैंने कल भी इशारा किया था। तो मार्शल लॉ से बहरहाल बचना है, फ़ौज को भी बचना है और मुल्क को भी बचना है, क्योंकि फ़ौज और मुल्क दोनों का बचाव मार्शल लॉ ना लगाने में है। क्योंकि इस बार मार्शल लॉ लगा
तो पाकिस्तान के बैरूनी हालात को छोड़िए, अंदरूनी हालात इस तरह के हैं कि मुल्क इनका तहम्मुल नहीं कर सकेगा। चुनांचे मार्शल लॉ को बचाने के लिए फ़ौज को चौकन्ना रहना होगा कि कहीं उधर से वार ना हो जाए। यानी ये 24 दिन जो हैं, ये चौकन्ना रहने के 24 दिन हैं। किसी दिन भी इमरान खान कोई ना कोई ऐसी वारदात कर सकता है जिसके नतीजे में कोई बहुत ही नापसंदीदा किस्म का माहौल पैदा हो जाए और फिर उसको बचाने के लिए कोई बड़ा एक्शन करना पड़े। तो ये 24 दिन है जो ये एहसाब शिकन है। और अगरचे मुझे एक साहब ने जो बहुत तजर्बाकार है और उनका इल्म इस मामले में तज्ज़िये के हवाले से भी ज़्यादा है, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान की तरफ से किसी चौंका देने वाला फ़ैसला मुतवक्को नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के फ़ैसले सियासतदान करते हैं जिनके अंदर जुर्रत होती है। इमरान खान के अंदर जुर्रत का उनसर कभी रहा ही नहीं। उन्होंने कई मिसालें दी, जिनमें से एक मिसाल वो थी जब अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी तो इमरान खान भी उसमें उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने के लिए आ गए थे। तो उस वक्त ये हुआ था कि गिरफ्तारियों का ऊपर से आर्डर आया तो तमाम जो बड़े लीडर थे सियासी वो गिरफ्तार कर लिए गए। इमरान खान के घर छापा पड़ा। जब इसको पता चला कि मेरी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी पहुंच गई है तो ये दीवार से छलांग लगाई इसने और बाहर को भाग गया। यानी ये ऐसा, हालांकि इसको पता था कि ये अदलिया बहाली तहरीक में जो गिरफ्तारियाँ होंगी वो चंद दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकती, क्योंकि हालात इस तरह के थे। सबको नज़र आ रहा था कि ये गिरफ्तारियाँ, और वही हुआ। गिरफ्तारियों का सिलसिला ज़्यादा चला नहीं, मामले की शक्ल बदल गई और बाद में फिर इंतखाबात भी हो गए और मुशर्रफ साहब को जाना पड़ गया। लेकिन इमरान खान चंद दिन की जेल काटने के लिए भी तैयार नहीं था। इसकी हिम्मत और जुर्रत की ये कहानी है। इसके अलावा भी और भी कई वाक़यात बताए कि ये कितना बुज़दिल आदमी और कितना डराकल आदमी है और ज़िद्दी है। और इसकी जो सरिश्त है, ये कई लोगों ने बताया कि इसकी सरिश्त ये है कि ये अगर इसको हटाने की कोशिश की गई तो ये कुछ ऐसा काम करके जाएगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। और इसी सरिश्त का इशारा कल खुर्शीद शाह ने, पीपल्स पार्टी के लीडर खुर्शीद शाह जो 2 साल की कैद बेगुनाही काट कर रिहा हुए हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान तबाही फैलाकर जाएगा, इसकी सरिश्त ऐसी है। और फिर उन्होंने एक और बात भी की जो शहबाज शरीफ के नुक्ता नज़र से मुतसादम है। उन्होंने कहा कि इन हाउस चेंज जो है ये मसले का हल नहीं है, मसले का हल नए इंतखाबात है। और ये वही मौक़िफ़ है जो नवाज़ शरीफ का है, जो मुस्लिम लीग नून का है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ इससे अलग है, वो आपके इल्म में है। वो चाहते हैं कि इन हाउस चेंज यानी फेस की जो तब्दीली का अमल है वो किया जाए, क्योंकि इन्हें बताया गया है कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा बशर्ते कि आप नवाज़ शरीफ को मनवा लें। और अभी तक नवाज़ शरीफ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह शहबाज शरीफ की जो वज़ारत-ए-उज़्मा है वो एक बीच में मुअल्लक़ हो गई है। और इस बात का शहबाज शरीफ को गुस्सा भी है, जिसका ये गुस्सा उन्होंने निकाला भी मरीम नवाज़ पर निकाला और कहा कि जो लोग इस तरह के नारे लगाते हैं जिस तरह के मरियम ने वहाँ के। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मरियम ने कोई नारा नहीं लगाया था। मरियम की मौजूदगी में स्टेज पर से कुछ और नारे लगाए गए थे। शहबाज शरीफ ने बिलवास्ता तौर पर उनका ज़िम्मेदार मरियम को करार दिया और कहा कि इस तरह के जो नारे हैं, इस तरह की जो सोच है, उसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुस्लिम लीग से नहीं है तो फिर नवाज़ शरीफ से होगा। तो नवाज़ शरीफ इस सोच के ख़िलाफ़ हैं कि इन हाउस चेंज लाकर उनकी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से और अपने इस पुराने मौक़िफ़ की, असूली मौक़िफ़ की, जिसकी उन्होंने बहुत भारी कीमत अदा की है, नफ़ी कर दी जाए। तो नवाज़ शरीफ के इस इनकार पर ये मामला लटका हुआ है। लेकिन ये तय है कि अब ये तब्दीली जो है किसी न किसी शक्ल में आएगी। अगर एतमाद की सूरत कामयाब नहीं होती तो इस्टेब्लिशमेंट के पास घी को निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। तो ये बात बड़ी हद तक अब यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि अगले साल के जो पहला वस्त है, दूसरा हिस्सा नहीं, पहला निसफ जो है, पहले निसफ के किसी भी महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, नए इलेक्शन, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। अब देखने का मरहला ये है कि क्या उन इलेक्शन में नवाज़ शरीफ को हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि नवाज़ शरीफ की नाअहली ताहयात है। और मुस्लिम लीग की कोशिश है, नवाज़ शरीफ का मुतालबा है और बड़ा जस्ट मुतालबा। वो कहता है जब आपने मुझे गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर और सरासर नाजायज़ तौर पर मुझे अपने बुनियादी हक़ से महरूम किया है, तो इस हक़ को बहाल कराने के लिए मुतालबा करना मेरा हक़ है और ये काम किया जाए। तो इस
نئے الیکشن سے پہلے پہلے عدالتوں سے نواز شریف کے کیس کے بارے میں کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی طے ہونا ہے، اور جب نئے DGI اپنی ذمہ داری سنبھال لیں گے تو عام خیال یہ ہے کہ عدالتوں میں کچھ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق اس حوالے سے ہونے کی توقع ہے۔ اور یہ بات ظاہر عمران خان کو بھی پتہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ سموتھ طریقے سے حل ہو، اس لیے وہ اس سے پہلے پہلے کوئی ایسی واردات کرے گا، اور 90% امکان جو ہے کہ وہ ضرور کرے گا جس کے نتیجے میں نقصان ہو جائے۔ لیکن یہ 90% جو اس کی طرف سے اس طرح کی حرکت کی جو یہ امید کی جا رہی ہے، وہ یہ بات اس بات سے مشروط ہے کہ اس کو موقع ملتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جو عزائم عمران خان کے ہیں فوج ان کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے، بلکہ ہم لوگوں سے زیادہ سمجھ چکی ہے، ان کے پاس زیادہ رپورٹ ہے۔ ہمارے پاس تو یہ اطلاعات ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے ساتھ میٹنگز میں کچھ خاص لوگوں کے ساتھ میٹنگز میں کس شخصیت کو کیا گالیاں دی اور کیا ارادے ظاہر کیے اور برطرفی کا عزم کس طرح سے ظاہر کیا، ان کے پاس تو وہ حرف لفظ بلفظ جو ریکارڈنگ ہے وہ پہنچ گئی تھی، دوسرے لوگوں کو تو بعد میں پتہ چلا۔ تو فوج بھی چوکنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پوری طرح اندازہ ہے کہ عمران خان کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ یہ 24 دن ہے جو چوکنا رہنے کے دن ہے، اور ظاہر ہے زیادہ چوکنا رہنے کی ذمہ داری کا جو بوجھ ہے وہ فوج پر ہے، اسی لیے کہ حرکت عمران خان کی طرف سے متوقع ہے، فوج کی طرف سے نہیں۔ فوج کا جو پلان ہے وہ تو کچھ اور ہے، وہ تو ان ہاؤس چینج کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی سوچ کچھ اور ہے۔ تو چنانچہ فوج جو ہے وہ اس بارے میں الرٹ ہوگی، لازماً الرٹ ہوگی کہ یہ 24 دن کیسے گزرنے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ تو ہو چکا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن فیصلہ اس بات کا کہ شکل کیا ہوگی، تو اس شکل میں اس ماڈل میں کچھ تبدیلی آئی تو وہ عمران خان کے کسی ایسے ایکشن کی وجہ سے آئے گی، اور اس میں یہ ایک چانس ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جس سے جمہوری عمل جو ہے وہ بحال نہ ہو سکے، اس کے بجائے کچھ اور ہو جائے۔ حالانکہ میری یہ رائے ہے کہ یہ دور ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر جمہوری عمل کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ سوڈان میں دوسرے روز بھی مظاہرے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہیں، لیکن اس کے باوجود پورا ملک خرطوم سے لے کر اسوان تک دریائے نیل، کیونکہ سوڈان ایک ایسا ملک ہے جس کی 95% 90% آبادی دریائے نیل کے ساتھ ساتھ ہے، باقی سارا جو صحرائی علاقہ ہے وہاں آبادی بہت کم ہے، برائے نام ہے۔ تو دریائے نیل کے ساتھ ساتھ جتنے بڑے شہر ہیں سوڈان کے، سب میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لوگ فوج کے ٹینکوں اور ان کی گولیوں کا کوئی خوف نہیں کر رہے، مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، گرفتاریاں دے رہے ہیں، لیکن وہ سڑکوں پر ہے۔ تو یہ ماشاء اللہ کی عوامی مزاحمت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے۔ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں مارشل لا لگا تو وہاں سناٹا ہو گیا، لیکن یہ سوڈان نے ثابت کر دیا کہ وہاں سناٹے کا ماحول نہیں ہے، اور جو عالمی دباؤ ہے وہ بڑھ رہا ہے سوڈانی حکومت پر۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوڈان کا مارشل لا زیادہ عرصہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ تو کسی دوسرے ملک میں بھی مارشل لا کی امید کم ہے۔ ہم تھائی لینڈ یا برما کی مثال نہیں دے سکتے۔ یہ ملک جو ہے یہ بہت ہی پیچھے ہے انسانی شعور، جمہوری شعور کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ برما میں، میانمار میں تو انٹرنیٹ بھی انہوں نے بند کر رکھا ہے، جبکہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو بند کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ عالمی معاہدات ہیں، اور اگر انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا پاکستان میں کسی بھی طاقت نے، عمران خان نے یا کسی نے بھی، تو اس کا جو عالمی رد عمل ہوگا اس کی نتیجے میں ہمیں اس مالی امداد سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے جس پر ہماری ملکی مستقبل کا انحصار ہے، کیونکہ اس وقت معیشت دیوالیہ ہے، اور ہمیں اگر باہر سے قرضہ نہ ملے تو مارے جائیں گے۔ جبکہ برما کا معاملہ دوسرا ہے، برما کو چین مدد دے رہا ہے، اور چین اس کی مدد ماضی میں بھی کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، اور چین کو برما کو IMF کی یا امریکہ کی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ اس کی مالی امداد بند ہو جائے گی۔ چنانچہ وہاں کچھ عرصہ اور اسی طرح آمرانہ نظام جاری رہ سکتا ہے، اگرچہ وہاں بھی تحریک مزاحمت موجود ہے، اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہے لیکن موجود ہے، اور وہ تحریک مزاحمت وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوگی، جس کے نتیجے میں ہم شاید چند برس تک یہ چیز دیکھیں کہ برما کے فوجی عاملوں کو جمہوریت بحال کرنی پڑ گئی ہے چین کی پوری پشت پناہی کے باوجود، کیونکہ برما کے ساتھ جو معاملات جڑے ہیں ان کا دباؤ چین پر بھی پڑتا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں ایک طرف یہ اور دوسری طرف شیخ رشید نے ایک نیا ڈرامہ کر دیا،
اور सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर इतना सफ़ेद झूठ बोला है कि किसी बड़े से बड़े बेशर्म आदमी को भी शर्म आ जाए, लेकिन इसको शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए। इसने कहा कि तहरीक लब्बैक ने वादा किया था कि मंगल की शाम को धरने ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये चंद दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3 हफ्ते 3 महीने की बात भी नहीं है, 3 दिन पहले की बात है। शेख रशीद ने ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक वालों से मुज़ाकरात कामयाब हो गए और उन्होंने वादा किया है कि मंगल की रात तक वो मार्च नहीं करेंगे, यानी मुरीद के में बैठे हुए हैं तो वहीं बैठे रहेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। यानी वादा ये किया गया था और इस बुनियाद पर किया गया था कि मंगल को इमरान खान की वापसी पर उनके मुतालबात उनके सामने रखे जाएंगे, उसके बाद पेशरफ्त होगी। ये तो उल्टी बात की है शेख रशीद ने इससे कि तहरीक लब्बैक वालों ने मंगल की शाम को एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया था, और ये ऐसी अहमकाना बात है कि जिस पर हर आदमी ने हैरत और अफसोस ज़ाहिर किया और मज़म्मत की है। और कराची में जो तंजीमात अहले सुन्नत का इजलास हुआ है उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत में उसमें पीर बगाड़ा भी शरीक थे और लोग भी शरीक थे। उन्होंने कहा है कि शेख रशीद के इस झूठ बोलने पर इनको और इसको और वो जो मौलवी कादरी है जो हज का फ़ंड खा गया था, पूरा नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, कोई मौलवी कादरी वज़ीर है, उनको दोनों को बरतरफ किया जाए और तहरीक लब्बैक के मुतालबात माने जाएँ, तहरीक लब्बैक के कायद को रिहा किया जाए और इनके जो ज़ख्मी उनको मुआवजा दिया जाए। और हम कोई नया मुआहिदा नहीं करेंगे, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि जो मुआहदा पिछली मरतबा हुआ था उस पर अमल किया जाए। इस मामले के बाद सूरत हाल फिर पेचीदा हो गई है, यानी शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक के साथ एक मरतबा फिर हाथ कर दिया है। उसूली तौर पर तो तहरीक लब्बैक को चाहिए था कि वो मुज़ाकराती टीम में शेख रशीद की और मौलवी कादरी की शिरकत को मुस्तरद कर देती और कहती कि किसी और को भेजा जाए, लेकिन उन्होंने बहरहाल शराफत का मुजाहरा किया और इन्होंने फिर धोखेबाजी कर दी। इस धोखेबाजी के बाद हालात फिर ख़राब हो सकते हैं और मार्च अगर आगे बढ़ा तो, क्योंकि इस दौरान ये इतला आ चुकी है कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन वहाँ मुरीद के पहुँचे थे उनमें से एक कारकुन भी वापस नहीं किया। इसके बरक्स मज़ीद कारकुन वहाँ पहुँच गए हैं और अगले 1-2 दिनों में मज़ीद इनके एहतजाजी प्रोग्रामात होंगे और मरकज़ी मार्च के अलावा तंजीमात अहले सुन्नत की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे। गोया कि सूरत हाल को तशवीशनाक करने में शेख रशीद और उसकी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये झूठ है इस झूठे आदमी का, ये तो बहुत ही शर्मनाक है, जिसका नोटिस दूसरी जमातों को भी लेना चाहिए। आप तहरीक लब्बैक की मुखालफत करें या हमायत करें, लेकिन शेख रशीद ने जो झूठ बोला है और धोखा दिया है इसकी मजम्मत सबको करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज इसी पर ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।